गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पवन आपका अपने यूट्यूब चैनल ओम साई क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में व्यंजन के वर्गीकरण के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दो आधार पे व्यंजन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है हम लोगों ने चर्चा की थी। वो दो वर्गीकरण थे, पहला था सामान्य आधार पर, दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। तो आइए हम इस श्रृंखला में अगला कड़ी हमारा है, यानी तीसरा नंबर है घोष के आधार पर। तो तीसरा हमारा क्या है? घोष के आधार पर घोष के आधार पर घोष के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है, तो हमारा घोष के आधार पर होगा, ठीक ना। हमारा घोष के आधार पर जो है व्यंजन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो घोष जो होता है, इसको जो है विद्वानों ने दो भागों में बांट दिया। पहला है अघोष, दूसरा है सघोष या इसको घोष भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग घोष के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो घोष के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटे, पहला अघोष, दूसरा सघोष। अब हम लोग पहले तो ये जान लेते हैं कि घोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। तो पहले हम अघोष के बारे में चर्चा करते हैं। तो अघोष किसे कहते हैं? अघोष हम कहते हैं जिसमें केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, ठीक है, या केवल सांस की जरूरत पड़े, यानी कि अघोष हम इसमें कुछ ऐसे वर्ण हैं, कुछ ऐसे वर्ण जिनको बोलने में केवल श्वास की जरूरत पड़ती है। केवल जरूरत पड़ती है। ठीक, तो कुछ ऐसे वर्ड जिनको बोलने में केवल सांस की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अब हम बात करते हैं घोष या सघोष की। तो यहाँ पे घोष या सघोष का अर्थ होता है गूंज या नाद। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है इसको हम कह सकते हैं, इसको या घोष या अघोष का जो अर्थ होता है उसे हम कहते हैं नाद या गूंज। ठीक, इसको हम नाद या गूंज कहते हैं। तो इसमें भी हम कुछ ऐसे वर्ड जिनको बोलने में केवल गूंज की जरूरत पड़ती है उसे हम घोष कहते हैं। सघोष और घोष का जो अर्थ होता है वो होता है नाद या गूंज, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड जिनको बोलने में केवल गूंज की या नाद की जरूरत पड़ती है उसे हम सघोष कहते हैं। तो अब हम लोग अघोष और सघोष को एक चित्र के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको याद करने के कई तरीके हैं, कई विधियां हैं, और कई लोग उसको जो है संख्या के आधार पर याद करते हैं, कोई उससे जो है कोड के आधार पर याद करता है, कोई जो उसे चित्र के माध्यम से याद करता है। तो सबका अपने याद करने का तरीका अलग अलग है।
तो हम जो है एक ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जिसको आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। तो हम लोग एक चित्र के माध्यम से कैसे किसी अघोष कहते हैं, कौन कौन से वर्ड जो हमारे अघोष होते हैं और कौन कौन से वर्ड सघोष होते हैं, उसे हम एक चित्र के माध्यम से आप लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा जो ये हाथ है, ठीक, ये हम मान लेते हैं ये वाली उंगली अंगूठा और इसके बगल वाला, इसे हम क्या मान लेते हैं, अघोष मान लेते हैं। और बाकी 3 को हम क्या मान लेते हैं, सघोष मान लेते हैं या घोष मान लेते हैं। तो हम इसको क्या मान लेंगे, पहले इसको मानेंगे हम अघोष। ठीक, कौन कौन से, ये दोनों हमारे, ठीक, ये दोनों हमारे क्या हैं, अघोष हैं। बाकी हमारे ये तीनों, ठीक है, घोष हैं। ठीक, अब हम लोग इसको जो है जानते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ड हमारे जो है अघोष हैं और कौन कौन से वर्ड सघोष हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे व्यंजन को लेते हैं। पहले हम का से लेते हैं, तो इसमें हम का लिखेंगे, इसमें खा लिखेंगे, ग घ अंगा। अब लेते हैं च छ ज ज झ इया। इसमें हम लेते हैं ट, इसके बाद हम इसमें लेंगे ट के बाद हम लेंगे त, इसके बाद हम इसमें लेंगे प। ठीक, उसी तरह हम इसमें ट ठ त थ प फ। ठीक, उसी तरह हम इसको ड त थ द, इसमें ध हो जाएगा, इसमें न हो जाएगा, इसमें ड़ हो जाएगा, और इसमें हो गया ट ठ ट ठ ड ढ, अड़ा त त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक, तो इसमें हमारे कौन कौन से वर्ड आ गए, तो ये क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ा। ठीक, त थ द ध न प फ ब भ म। तो हमारे इसमें जो हमारा, इसको हम अगर कोड करें, इसको संख्या में लिखें, तो इसमें पहला हमारा, और ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा चौथा, ये हमारा पांचवा है। यानी कि हम अगर घोष को लिखना चाहें तो अगर अंकों में लिखें इसको, तो इसको 3 4 5। ठीक, इसको हम कहेंगे, हम घोष कहेंगे। और ये इसमें लिखेंगे पहला, इसमें 1 और 2 को हम कहेंगे जो है अघोष। यानी अब गिन लेते हैं इसमें कितने जो है, और हम इसको जो है इसमें हम लिखेंगे, ये हमारा यहाँ से, ठीक, और बाकी हमारे ये जो है यहाँ से इतना हमारा अलग है। ठीक ना, तो हम इसमें कौन कौन से वर्ड रखेंगे, तो हमारा जो है इसमें हम पॉइंट बना के लिख दे रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें कौन कौन से जो वर्ड आते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, हम एक एक करके जो है पॉइंट बना बना के हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तब इसके बाद हमको इसको समझाने में और आसानी होगी। ठीक है, इसमें हमारा जो है कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं, तो इसमें हमारे जो है, इसमें हमारा क्या क्या आएगा, स मूर्धा स और दंत स। ठीक है, इसमें हमारे ये आ जाते हैं, इसमें आ जाएगा हमारा, इसमें हा आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अंतस्थ आ जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं,
इसमें हा आ जाएगा और अंतस्थ आ जाएंगे, ठीक है, और इसमें अंतस्थ आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें अंतस्थ आ जाता है और ह आ जाता है, इसमें तीनों श आ जाता है, यानी कि तीन उष्म आता है, एक उसमें इसमें चला गया है, और सभी अंतस्थ जो हमारे घोष होते हैं, और सभी जो है सभी स्वर क्या होते हैं हमारे, सभी स्वर क्या होते हैं हमारे, ठीक, सभी स्वर हमारे क्या होते हैं, घोष होते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं अंतस्थ में या, र, ल, व, इसी में हम लिख लेते हैं अलग से, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे सभी स्वर, सभी स्वर क्या होते हैं हमारे, सभी स्वर घोष होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं हमारे, घोष होते हैं। और इसमें हम लिख देंगे, इसमें पॉइंट बना के लिखेंगे कि इसमें जो है जो हमारे क्या क्या आएंगे, स, मूर्धा श, दंत स, ठीक है। तो हमारे इसमें कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे, मूर्धा स, तालव्य स, मूर्धा स और दंत स आ जाता है। अब हम लोग गिन लेते हैं कि आघोष की संख्या कितनी होती है, सघोष की संख्या कितनी होती है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछता है कि सघोष की संख्या कुल कितनी मानी गई है। तो सघोष की संख्या कुल कितनी मानी गई है, तो गिन लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे कितने 5, ये हमारे 10, 11, 12, 13, ठीक है। कुल कितनी संख्या है सघोष की, हमारी कितनी संख्या है अघोष की, तो अघोष की कुल हमारी संख्या कितनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसे हम 13 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कुल संख्या 13, ठीक है। अब हम इसमें गिन लेते हैं, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो हमारे सभी स्वर, तो सघोष की संख्या हम गिन लेते हैं। तो ये हमारा 5, 10, 15, 15, 15, 4, 19, 1, 20, इसकी कुल संख्या कितनी है 20। अब बात आती है कि इसमें स्वर क्यों नहीं जोड़ा गया, तो स्वर इसलिए नहीं जोड़ा गया है क्योंकि सभी स्वर जो होते हैं, क्योंकि ये हम लोग व्यंजन का वर्गीकरण कर रहे हैं, इसलिए हम केवल इसमें उन्हीं वर्णों को लेंगे जो व्यंजन हैं, तो इसलिए हम स्वर को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग टोटल हमारा कुल कितना सघोष की संख्या हो गया, तो सघोष की कुल संख्या हमारी 20 हो गई, ठीक है। कुल संख्या कितनी है 20 है, ठीक है। तो आइए हम कुछ इस पे प्रश्न की बात कर लेते हैं कि एग्जाम में किस तरह का प्रश्न इससे पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले तो दे देगा कि इसमें से कि कौन सा वर्ड अघोष है और कौन सा वर्ड सघोष है। तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो उंगली है, पहला अंगूठे से हम गिनेंगे तो पहला दूसरा क्या हमारा अघोष है, तीसरा चौथा पांचवा ये हमारा क्या है, ये हमारा घोष है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं हम लोग ध्यान देंगे, बस हमको केवल कहाँ पे याद करना है, बस हमको याद करना है ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें याद करना है। बाकी ये चीज़ें दो चीज़ें हमें केवल अघोष में याद करना है और इसमें 2 चीज़ें याद करना, पहला दूसरा, ठीक है, तीसरा। तो इसमें हम कौन कौन से वर्ड याद करेंगे, तो अंतस्थ जो है किस में रखा गया है, सभी स्वर किस में रखे गए हैं और घोष की संख्या कुल कितनी है, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि अंतस्थ व्यंजन है घोष अघोष, ठीक है, और 2 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आप लोग बताएंगे कौन सा जो है अंतस्थ व्यंजन है। और पूछ देगा कि
घोष की कुल संख्या कितनी होती है? तो घोष की कुल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और अघोष की कुल संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है। अब हम लोग घोष के आधार पर जो है व्यंजन का वर्गीकरण कैसे किया गया है उसके बारे में हम लोग अच्छे से जान लिए हैं। तो आते हैं अब हम लोग प्राण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किस तरह किया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक, कमेंट, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जिससे क्या होता है, एक लाइक हमें जो है मोटिवेट करता है और एक कमेंट जो है हमें हमारे फीडबैक देता है, और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको क्या करता है, एक सब्सक्राइब आपका जो है हमें प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी होती है हमने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, तो उस पर आप कमेंट बॉक्स में डाल के या व्हाट्सएप पे अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं प्राण के आधार पर जो है व्यंजन का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो चलते हैं। इसको हम इसी तरह रहने देंगे क्योंकि फिर हमें अगले वीडियो में काम देगा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये प्राण के आधार पर हमें इसका कार्य पड़ेगा, ठीक है। इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं। अभी फिर से हम बना के आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग प्राण के आधार पे व्यंजन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसको जान लेते हैं। प्राण के आधार पर ठीक है। प्राण के आधार पे हम लोग जो है इसे दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला है हमारा क्या है, अल्प प्राण के आधार पर, ठीक है। दूसरा हमारा है महाप्राण, ठीक है। अब हम लोग प्राण के आधार पे इसको दो बार भागों में बांटा है। पहला अल्प प्राण के आधार पर और दूसरा जो है महाप्राण के आधार पर। अब अल्प प्राण किसे कहते हैं, अब महाप्राण किसे कहते हैं, पहले तो हम इसको जो है इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। तो अल्प प्राण में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, कम श्वास की जरूरत पड़ती है। यानी ऐसे वर्ड जिनको बोलने में कम सांस का प्रयोग हो या कम सांस की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड जिनको बोलने में हमें अधिक वायु की जरूरत पड़ती है, अधिक श्वास की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ड आते हैं और महाप्राण में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो एक एक करके हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। तो पहले तो हम इसे
जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे दे दिया गया है। तो पहला इसमें जो है, पहला मान लेते हैं हम, ठीक है, कम सांस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें स्वर यंत्रियां झरंकृत नहीं होती हैं, स्वर तंत्रियां, स्वर हमारी जो स्वर तंत्रियां होती हैं वो कम झंकृत होती हैं, तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, नहीं होती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, अधिक सांस की जरूरत पड़ती है, श्वास की जरूरत पड़ती है। दूसरा है हमारा स्वर तंत्रियां क्या होती है, इसमें क्या होती हैं, झंकृत होती हैं। क्या होती हैं, तंत्रियां हमारी झंकृत होती हैं, ठीक है। होती हैं, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे परिभाषा की बातें कर ली, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम जो है इसमें हम कौन कौन से वर्ड यहाँ पे हम लिख लेंगे, हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। मिटा देंगे तो थोड़ा सा जल्दी आसानी होगी हमको लिखने में, क्योंकि ब्लैक बोर्ड जो है कम छोटा है, इसलिए हम भी एडजस्ट कर रहे हैं और आप भी एडजस्ट करिए, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं पहले अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण, ये हमारा महाप्राण, फिर अल्प प्राण, महाप्राण, ये अल्प प्राण, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारा अल्प प्राण, महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। तो हमने यहाँ पे अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, ठीक है। अब इसमें हम लोग पहले रख लेते हैं व्यंजनों को, ठीक है। तो पहले हम का से लिखते हैं, का को रखते हैं, तो का आ जाएगा, फिर च आ जाएगा, ट आ जाएगा, फिर त आ जाएगा, फिर प आ जाएगा, यानी क च ट त प, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे ख, फिर आ जाएगा छ, फिर ठ, त थ, प फ, ठीक है। यहाँ पे ग, घ, ङ, ठीक है। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये हमारे कुल कितने, तो हम इसको जो है लिख लिए, हमारे जो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण के जो वर्ड हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए। तो अब हमारा क्या क्या आता है, तो क, च, ट, त, प हमारा क्या है, इसको हम 1 नंबर पे लिख लेते हैं, अल्प प्राण को 1 नंबर लिखते हैं, ठीक, नंबरिंग कर लेते हैं। और इसको हम 2 लिखते हैं, इसको 3 लिख लेते हैं, इसको 4, इसको 5, ठीक है। अब हम लोग लिख लेते हैं कि अल्प प्राण कौन कौन से हैं, उसको हम गोला कर लेते हैं, 3, 5, कौन कौन से आ जाते हैं अल्प प्राण में, कौन कौन से की संख्या, 1, 3, 5, ये हमारे वो जो वर्ड हैं वो 1, 3, 5 हमारे क्या हैं, महाप्राण हैं, सॉरी 1, 3, 5 हमारे अल्प प्राण हैं। बाकी जो शेष बचते हैं यानी कि 2
और 4 हमारे क्या हैं, 2 और 4 क्या हमारे हैं, महाप्राण है। 2 4, इसको हम कह सकते हैं 24 कह सकते हैं, इसको 135 कह सकते हैं। एक तरीका और है अल्प प्राण और महाप्राण पहचानने की, ठीक है। तो वो तरीका है कि जिसमें कम श्वास की, ऐसे वर्ड जिनको बोलने में कम श्वास की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। यानी ऐसे वर्ड हम ऐसे हाथ कर लेंगे और ऐसे अपने मुंह के पास ले जाएंगे। जिन वर्डों को बोलने में कम श्वास की ज़रूरत पड़ती है उसे अल्प प्राण में रखेंगे, और महाप्राण में ऐसे वर्डों को रखा जाएगा जिनको बोलने में अधिक सांस की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं महाप्राण। अधिक श्वास महाप्राण, कम श्वास अल्प प्राण। तो ऐसे हम हाथ कर लेते हैं और जिन वर्डों को बोलेंगे और जिसमें सांस बाहर नहीं आएगी उसे अल्प प्राण में रखेंगे, जो बाहर आएगी उन्हें हम जो है महाप्राण में रखेंगे। तो पहले हम बोलते हैं क, इसको बोलने में वायु हमारी या उष्मा हमको जो है नहीं महसूस हुआ, इसलिए हम इसको अल्प प्राण में रखेंगे। ख में जो है वायु जो हमारे जो है स्किन को फोर्स कर रही है, यानी कि हवा बाहर आ रही है, तो हम उसे हम क्या किस में रखेंगे, महाप्राण। यानी क ख ग घ ङ, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो है बोलने में वायु जो है कम बाहर नहीं आ रही है, उन्हें हम अल्प प्राण में रखेंगे। 2 और 4 बोलने में वायु बाहर आ रही है, उन्हें हम जो किस में रखेंगे, महाप्राण में रखेंगे। एक तरीका ये है, एक तरीका इस तरह का है, एक तरीका ये। 3 तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आपको याद करना है कि कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट है। हमको सबसे बेस्ट लगता है ये हाथ वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं क ख ग घ। तो इसमें क्या होता है, वायु बाहर निकलती तो महाप्राण समझ लेता हूँ, और अगर वायु नहीं निकलता है तो अल्प प्राण समझ लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें हम जान लेते हैं कौन कौन से वर्ड जो है। अब इसके अलावा जो है अंतस्थ व्यंजन का किस में आते हैं, उष्म व्यंजन किस में आते हैं, ठीक है, और हमारे स्वर कितने आते हैं, तो हम इसको एक एक करके जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें हमारा क्या क्या आता है। इसमें हमारा जो है अंतस्थ व्यंजन जो है इसमें किस में आता है, अल्प प्राण में। अंतस्थ व्यंजन किस में आता है, अल्प प्राण में, ठीक है। और इसमें सभी जो है स्वर किस में आते हैं, अल्प प्राण में। सभी स्वर, तो सभी स्वर किस में आते हैं, अल्प प्राण में। सभी जो है अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं, तो सभी अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं, सभी अंतस्थ व्यंजन जो आते हैं हमारा अल्प प्राण में। और हमारे जो उष्म व्यंजन है उसमें आ जाएगा तालव्य स, मूर्धा स, दंत स और ह। कौन कौन से, ये हमारे उष्म व्यंजन हैं, ये किस में आ जाएंगे, तो ये हमारे जो है महाप्राण में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, तो ये हमारे वर्ड महाप्राण में आ जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं एक एक की, इसमें कौन कौन से, इनको जो है इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं और इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, ठीक। तो पहले लिखते हैं सभी अंतस्थ, सभी अंतस्थ को हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, या रा ला वा, ठीक। और सभी स्वर क्या हैं, सभी स्वर क्या हैं, अल्प प्राण हैं, ठीक है। तो और इसमें जो है सभी उष्म क्या होते हैं, उष्म व्यंजन क्या आते हैं इसमें, उष्म व्यंजन इसमें तालव्य सा, मूर्धा सा, दंत सा, इसके बाद ह, ठीक है। तो हम लोगों ने अब अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, ठीक है। और इसको याद करने के लिए मैंने 3 तरीका बताया है, वो तीनों तरीके पे
आप कभी जीवन में अल्प प्राण और महाप्राण कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और अब हम लोग अगले इसकी चर्चा कर लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी है, अल्प प्राण की संख्या कितनी है और महाप्राण की संख्या कितनी है। तो हम अब अल्प प्राण की संख्या गिन लेते हैं, क्योंकि 1, 3, 5 यानी कि इसमें कुल 3 सीक्वेंस है, यानी कि सीक्वेंस, और इसमें ये 2 सीक्वेंस है, ये 2 और 4, यानी कि कॉमन सेंस की बात है कि अल्प प्राण की संख्या अधिक होगी, क्योंकि इसमें केवल सीक्वेंस 2 है और उसमें व्यंजन केवल 4 हैं। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होगी, संख्या कम होगी। अब इसमें कॉमन सेंस की बात करते हैं, इसमें 1, 3, 5 का सीक्वेंस है, तो इसमें क्या होता है, वर्डों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी 4 ये है, इसके बाद 5, 5, 10, 5, 3, 15, 4, 19। अल्प प्राण कुल कितने हैं हमारे, 19 हैं। और इसमें अगर इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 10 और 10, 4, 14। तो क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि अब अल्प प्राण की संख्या कुल कितनी है, तो 19 है, और महाप्राण की कुल संख्या कितनी है, तो महाप्राण की संख्या 14 है। ठीक है, तो पूछ देगा, इस तरह भी क्वेश्चन बनता है, मैंने पेपर उठा के देखा है, टेट में, बीएड में, टीजीटी पीएचडी में भी एग्जाम में हमेशा पूछता महाप्राण है, तो वर्ड दे देगा और आपको बताना होगा कि महाप्राण कौन सा है और अल्प प्राण कौन सा है। और हम लोगों ने इसे जो है एक चित्र के माध्यम से समझ लिया और संख्या के द्वारा, नंबर्स के द्वारा जो हम लोग इसको जान लिए। ठीक है, और हाथ के प्रयोग के आधार पर भी हम लोग जान लिए कि कैसे अल्प प्राण का प्रयोग किया जाता है, कैसे महाप्राण का, कैसे अल्प प्राण को पहचानेंगे, कैसे महाप्राण को पहचानेंगे। तो इसी के साथ जो है हम लोग अगली कक्षा में, अगली क्लास में हम उच्चारण के आधार पे और विशिष्ट वर्णों के आधार पे कैसे जो है व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।